आज है 30 दिसंबर मंगलवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। यहाँ आपके पॉडकास्ट के लिए स्क्रिप्ट, सोशल मीडिया पोस्ट्स और अन्य विवरण दिए गए हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर छिड़े घमासान की, जहां ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को घेरने की चेतावनी दी है। हम नजर डालेंगे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन और भारत बांग्लादेश रिश्तों पर इसके असर पर। साथ ही बात होगी रूस यूक्रेन युद्ध में आए नए मोड़ और प्रधानमंत्री मोदी की चिंता पर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बढ़ती मॉरल पुलिसिंग और गाजियाबाद में तलवारें बांटने की घटनाओं का भी विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। वहां मतदाता सूची के संशोधन यानी एसआईआर को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे एक बड़ा घोटाला करार दिया है। ममता ने आरोप लगाया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से असली वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। बांकुड़ा में एक रैली के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर फाइनल लिस्ट से एक भी वैध वोटर का नाम हटा तो तृणमूल कांग्रेस दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करेगी। ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी सीधा हमला बोला और उनकी तुलना महाभारत के दुशासन से की। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के तनाव के चलते राज्य में अब तक लगभग 60 लोगों की मौत हो चुकी है। बुजुर्गों को बार बार वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है जिससे उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। टीएमसी का कहना है कि 2024 के चुनावों में उनकी जीत का जो अंतर था उससे कहीं ज़्यादा संख्या में वोटरों के नाम उन इलाकों से काटे गए हैं जहां पार्टी मजबूत है। कोलकाता, बैरकपुर और जादवपुर जैसे इलाकों में ये ट्रेंड देखा गया है। इसी बीच पुरुलिया से एक बेहद दुखद खबर आई है। 82 साल के एक बुजुर्ग दुर्जन माझी ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से गायब था, जबकि 2002 से उनका नाम लिस्ट में था। नोटिस मिलने के बाद वे डिप्रेशन में थे। वहीं पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी इस सिस्टम ड्रिवन डिलीशन यानी कंप्यूटर द्वारा अपने आप नाम काटने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। बंगाल के बाद अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। वहां भी वोटर लिस्ट को लेकर बड़ी खबर है। चुनाव आयोग ने यूपी की ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख बढ़ाकर अब 6 जनवरी कर दी है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस विशेष संशोधन अभियान के तहत यूपी में करीब 2.89 करोड़ वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। ये कुल वोटरों का लगभग 18% है। आंकड़े बताते हैं कि शहरी इलाकों में नाम कटने की तादाद ज़्यादा है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और गाजियाबाद जैसे शहरों में 23 से 30% तक नाम हटाए जाने की संभावना है। आयोग का कहना है कि नाम हटाने के पीछे मुख्य वजह वोटरों की मौत, उनका शिफ्ट हो जाना या डुप्लीकेट एंट्री है। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में नामों का कटना विपक्ष के लिए चिंता का विषय बन सकता है। अब फाइनल वोटर लिस्ट 6 मार्च को आएगी। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी की चेयरपर्सन खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं और उन्हें वहां की राजनीति में बैटलिंग बेगम के नाम से जाना जाता था। उनकी और शेख हसीना की सियासी प्रतिद्वंद्विता ने दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति को दिशा दी। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है और भारत बांग्लादेश रिश्तों में उनके योगदान को याद किया है। हालांकि भारत के साथ खालिदा जिया के रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे। उनके कार्यकाल में पूर्वोत्तर के उग्रवादी गुटों को पनाह मिलने और भारत विरोधी रुख के आरोप लगते रहे। लेकिन 2012 में जब वे भारत आई थीं, तो तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी के साथ उनकी मुलाकात काफ़ी सकारात्मक रही थी। विश्लेषकों का मानना है कि उनके निधन के बाद बीएनपी की कमान अब पूरी तरह उनके बेटे तारिक रहमान के हाथ में होगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में भारत के साथ उनकी पार्टी का रुख क्या रहता है। रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे से एक बड़ी खबर है जिसने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने 91 ड्रोन्स के जरिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास को निशाना बनाने की कोशिश की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद कहा है और चेतावनी दी है कि रूस अब शांति वार्ता की शर्तों पर दोबारा विचार करेगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इन आरोपों को विशुद्ध रूसी झूठ बताया है। उनका कहना है कि यह सब अमेरिका के साथ चल रही शांति वार्ता को पटरी से उतारने की साजिश है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई है।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कूटनीतिक प्रयास ही शांति का एकमात्र रास्ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि वे इस खबर से हैरान हैं। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि हम पता लगाएंगे कि हमला हुआ भी है या नहीं। पड़ोसी देश चीन ने एक नया दावा करके भारत को चौंका दिया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि इस साल भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए चीन ने मध्यस्थता की थी। उन्होंने इसे अपनी कूटनीतिक उपलब्धि बताया। लेकिन भारत ने चीन के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। नई दिल्ली का स्पष्ट कहना है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत के मुताबिक मई 2025 में हुए संघर्ष को दोनों देशों के डीजीएमओ की सीधी बातचीत से सुलझाया गया था। आपको याद दिला दें कि उस वक्त भारत के उपसेना प्रमुख ने आरोप लगाया था कि चीन पाकिस्तान को हथियार देकर इस संघर्ष को हवा दे रहा है। अब बात देश के भीतर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और बरेली से कुछ परेशान करने वाली खबरें आई हैं। गाजियाबाद में तलवारें बांटने का एक वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिंदू रक्षा दल के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग एक रैली के दौरान तलवारें बांट रहे थे और भड़काऊ नारे लगा रहे थे। एफआईआर में संगठन के अध्यक्ष पिंकी भैया का भी नाम है। वहीं गाजियाबाद के ही मोदीनगर में एक और घटना हुई जहां भीड़ एक होटल में घुस गई और एक जोड़े के साथ मारपीट की। भीड़ ने निजता का हनन करते हुए उनसे आधार कार्ड मांगा और वीडियो बनाया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। उधर बरेली में एक कैफे में जन्मदिन मना रही एक छात्रा और उसके दोस्तों पर कथित विजिलेटे ग्रुप ने हमला कर दिया, सिर्फ इसलिए कि पार्टी में छात्रा के 2 मुस्लिम दोस्त शामिल थे। हमलावरों ने लव जिहाद का शोर मचाया और मारपीट की। पीड़ित छात्रा ने सवाल उठाया है कि क्या अब उसे धर्म देखकर दोस्त चुनने होंगे। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने शुरुआत में पीड़ितों को ही शांति भंग के आरोप में हिरासत में ले लिया था। इस तरह की घटनाएं कानून के राज पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का एक बयान चर्चा में है। उन्होंने सलाह दी है कि कांग्रेस को भी आरएसएस की तरह संगठन बनाने पर ध्यान देना चाहिए। इस पर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने एक दिलचस्प विश्लेषण किया है। उनका कहना है कि आरएसएस और कांग्रेस का डीएनए अलग है। आरएसएस का आधार ही संगठन है, जबकि कांग्रेस एक जन आंदोलन से उपजी पार्टी है जिसकी ताकत संगठन नहीं, बल्कि जनता के साथ भावनात्मक जुड़ाव रहा है। विश्लेषण ये कहता है कि कांग्रेस रातों रात आरएसएस जैसा ढांचा नहीं खड़ा कर सकती। उसे भाजपा और संघ के तंत्र से लड़ने के लिए अभय यानी निर्भयता की जरूरत है, जिसका जिक्र राहुल गांधी अक्सर करते हैं। दिग्विजय सिंह जैसे पुराने नेताओं की सलाह शायद अब पुरानी पड़ चुकी है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि आरएसएस ने भारत की संस्थाओं में इतनी गहरी पैठ बना ली है कि मोदी के बाद भी उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहेगा। अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने एक बुलडोजर कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाया है। प्रशासन द्वारा एक कमर्शियल ढांचे को गिराए जाने के खिलाफ याचिका पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। पीड़ित ने 5 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। कोर्ट ने फिलहाल वहां यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। असम में स्पेशल टास्क फोर्स ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन से जुड़े होने का आरोप है। बताया जा रहा है कि ये लोग सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथी बना रहे थे। मथुरा में अभिनेत्री सनी लियोन का न्यू ईयर शो रद्द करना पड़ा है। संतों और धार्मिक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया था। उनका कहना था कि ब्रिज भूमि पर ऐसे कार्यक्रम संस्कृति के खिलाफ हैं। मध्य प्रदेश के सतना में एक भाजपा पार्षद के पति पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले थम नहीं रहे हैं। एक और हिंदू व्यक्ति की लिंचिंग की खबर है। भारत ने इस पर कड़ा विरोध जताया है, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि आपराधिक घटनाओं को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। और आखिर में एक खबर डेनमार्क से। वहां 400 साल पुरानी डाक सेवा बंद हो गई है। डिजिटल युग के चलते अब वहां चिट्ठियां नहीं बांटी जाएंगी। डेनमार्क ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो दोस्तों, ये था आज का हरकारा पॉडकास्ट। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल आप सभी के लिए सुखद और शांतिपूर्ण हो। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं। हरकारा के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।